नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी सियासत पर हावी रहे मुतनाज़ा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट से पहले की गई जारहाना तकरीर और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तालिबान दहशत गर्दों के बढ़ते हमलों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी सियासत में फौजी मुदाखलत के दस्तूर को लेकर सहाफी बिरादरी में बढ़ती तशवीश के अलावा हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। रिटायरमेंट से कबल आर्मी चीफ बाजवा ने कहा, मुआशी दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान। हुकूमती दावों के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा सूबे को दहशतगर्द हमलों से दहला रहे तालिबान। और पाकिस्तानी फौज की सिलेक्टेड हुकूमतों के दस्तूर के सबब गहराए संगीन बहरान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के सियासी हलकों में सबसे ज्यादा बदनाम रहे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से रिटायरमेंट से कबल की गई जारहाना तकरीर का। खास बात यह रही कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी हस्ब दस्तूर पाकिस्तान में खाना जंगी जैसे हालात के लिए सियासी जमातों को ही मुर्द इल्जाम ठहराते रहे, जबकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI साबिक वजीर आजम इमरान खान को तो काफी पहले से ही धमकियां दे रही थीं। जनरल बाजवा साहब चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने बहुत सहूलत से गुजार सकते थे। वो ये फैसला न करते, अपनी जात को मुकद्दम रखते, आराम से नवंबर में अगले महीने रिटायर होकर चले जाते। ना किसी ने तनकीद करनी थी, ना इतनी गलाजत बोलनी थी। लेकिन उन्होंने फैसला मुल्क के हक में किया, वो फैसला किया जो इदारे के हक में है। उन्होंने इसके लिए अपनी जात भी कुर्बान की। आपको मालूम है उन पे, उनके बच्चों पे कितनी गलीज तनकीद भी की जाती रही, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं, जो मैं समझाऊं, उन्होंने ये फैसला इसलिए किया, वो चाहते थे कि जब वो चले जाएं तो उनकी लेजेसी में एक ऐसा अदारा हो जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हो, उसका ऐसा रोल ना हो जिसको मुतनाज़ा बनाया जा सके। लिहाजा इस चीज की खातिर उन्होंने ये फैसला किया। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दिफा में खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने फौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हमराह आईनी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए मीडिया ब्रीफिंग में ये सियासी बयानबाजी की। इस बयानबाजी का मकसद रहा पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की तानाशाही के खिलाफ हकीकी आजादी मार्च को सबूताज करना। लेकिन 28 अक्टूबर को लाहौर से शुरू हुए आजादी मार्च में पाकिस्तानी अवाम का सैलाब उमड़ने पर 3 नवंबर को साबिक वजीर आजम इमरान खान पर हुए कातिलाना हमले से हकीकत पूरी तरह बेनकाब हो गई। लेकिन ये मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में यौम शुहदाए पाकिस्तान पर मुनक्किदा तकरीब के। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम शुहदा पर खिराज अकीदत पेश करने के बाद रस्मी तकरीब से आखिरी खिताब में बतौर आर्मी चीफ मुख्तलिफ बहरानों में फंसी पाकिस्तानी हुकूमत की सियासी मोर्चे पर लामिसाल खिदमात अंजाम देने का खुसूसी तौर पर हवाला दिया। फौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, लेकिन पाक फौज हमेशा अपनी इस्तादात से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है। रिक्वेटिक का मामला हो या काके का जुर्माना, फाटफ के नुकसान हो या मुल्क को वाइट लिस्ट से मिलाना या फाटा का इंतजाम करना, बॉर्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस मुहैया कराना
یا دوست ملکوں سے قرض کا اجرا، کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹڈی دل کا خاتمہ، سیلاب کے دوران امدادی کارروائی ہو، فوج نے ہمیشہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کاموں کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کے لیے فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کے بعد خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہونے پر ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ان مظاہروں میں عمران خان کی پارٹی کارکن اور پاکستانی عوام آرمی چیف کے خلاف جم کر توہین آمیز جملے اور نعرے بازی کرتے رہے۔ لہذا اس نعرے بازی پر دھمکی بھرے لہجے میں یہ رد عمل دیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے۔ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی گزشتہ 7 دہائیوں سے سیاست میں مسلسل بڑھتی مداخلت کا ریٹائرمنٹ سے پہلے اعتراف بھی کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے، اور اس موقع پر پاکستانی فوج کو سیاست سے پوری طرح علیحدہ رکھنے کا فیصلہ لیے جانے کی نبید بھی سنائی۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ پاکستان کے معاشی طور پر دیوالیے پن کے دہانے پر پہنچنے کے لیے بڑھتے سیاسی عدم و استحکام کو قصوروار ٹھہرایا جنرل قمر جاوید باجوہ نے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی اور تصادم کی حکمت عملی ترک کر کے پاکستان اور غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جمہوریت کو مستحکم کرنے کا درس دیا۔ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی منتخب حکومت کے تختہ پلٹ اور خود پر قاتلانہ حملے ہی نہیں بلکہ مشرقی پاکستان کے الگ آزاد ملک بنگلہ دیش بننے کے لیے آرمی اسٹیبلشمنٹ کو سیدھے طور پر قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ لہذا پاکستانی عوام میں فوج مخالف لہر سے بوکھلائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 1971 میں بھارتی فوج کے ہاتھوں پاکستانی فوج کی شرمناک شکست کو سیاسی حکومت کی ناکامی بتا کر جھوٹ اور غلط بیانی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، جبکہ پاکستانی فوج کی جانب سے
1971 में भारतीय फौज के आगे सरेंडर करने पर हुई शदीद फजीहत की सच्चाई से पूरी दुनिया वाकिफ है। अब बात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की, जिसे तालिबान दहशतगर्द खौफनाक हमलों से मुसलसल दहला रहे हैं। इन हमलों को लेकर खौफ व दहशत में मुब्तला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मकामी बाशिंदे अपने इलाकों में बढ़ते हमलों के पीछे पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की साजिशें कारफरमा होने के इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे की हुकूमत तालिबान दहशतगर्दी पर काबू पाने और अमन व आश्ती के खोखले दावे कर रही है। आज जो ये उसकी समारात है अमन के, वो आप देख रहे हैं, जहां पर चीफ मिनिस्टर आके खुद खड़ा है। मैं सारे पाकिस्तानियों को स्वाद आने का दावत देता हूं, आए घूमे फिरे, अमन है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़ीर आला ने वादी स्वात में तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों के खिलाफ मकामी पश्तूनों में गम और गुस्से की लहर को लेकर हुई शदीद फजीहत पर इस तरह के झूठे दावे किए। लेकिन इन खोखले दावों की पोल खोलने के लिए तालिबान दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बेखौफ होकर आए रोज खुदकुश हमले, बम धमाके और टारगेट किलिंग की वारदातें सर अंजाम दे रहे हैं। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बन्नू जिले में कबायली इलाके लकी मरवत में तालिबान दहशतगर्दों के पुलिस काफिले पर किए गए हमले से सामने आई। इस खौफनाक हमले में ASI समेत 6 पुलिस एहलकार जाम हक हो गए। ये एक बहुत अंदोनाक वाकया भी है और ये दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है इसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और हम इस बात का अहद भी करते हैं कि इंशाल्लाह इस जमीन को, इस धरती को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। यहाँ जो चंद ग्रुप थे, जो टेररिस्ट दहशतगर्दों के ग्रुप थे, लकी मरवत की पुलिस ने RPO बन्नू की सरबराही में उनके खिलाफ बहुत काम किया और उस काम के नतीजे में दहशतगर्दों के ग्रुप जो है बहुत सारे एलिमिनेट भी हुए, उनका खात्मा भी हुआ। और आज की ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाई है जिसमें हमारे 6 सिपाहियों को टारगेट किए गए, SI और बाकी हमारे हेड कांस्टेबल्स, उनको जो टारगेट किया गया। काबिल गौर बात ये रही कि पिछले हमलों की तरह लकी मरवत में हमले की जिम्मेदारी भी TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने कबूल की और पूरे सूबे में मजीद खौफनाक हमले करने की धमकी दी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे की हुकूमत और इंतजामिया तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों को कबायली इलाकों के लोगों में खौफ व दहशत फैलाने की सोची समझी साजिश बता रही है। पुलिस को टारगेट करने का तो बहुत वाज़े बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये है कि माशरे में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको टारगेट किया जाए ताकि अवाम के हौसले पस्त हो जाएं और अवाम जो है ये देखें कि जो वर्दी पहन के बंदूक लेके हाथ में फिरते हैं वो महफूज नहीं है, तो फिर हम भी कैसे महफूज होंगे। तो ये अवाम की जो मोरल है उसको लो करने की एक कोशिश थी जिसमें इंशाल्लाह वो हमेशा नाकाम रहे हैं और नाकाम आइंदा भी रहेंगे। हस्बे दस्तूर पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने लकी मरवत हमले में 6 पुलिस एहलकारों की हलाकत पर अफसोस जाहिर किया और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की हुकूमत पर अपनी सरजमी पर खौफनाक हमले करने वाले TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों की पोशपनाही करने के इल्जामात लगाए। ये जो दहशतगर्द हैं देखिए कहीं ना कहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं इसे खाते हैं, कोई ना कोई इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो जो ऐसे तमाम लोग हैं उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए और जो दहशतगर्द हैं उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इससे पहले भी लकी मरवत में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रहीं और सिर्फ आवाम की सपोर्ट के बाद वो तमाम दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ख़त्म हुई। अपनी काली करतूतों के लिए पड़ोसी मुल्कों को मूर्द इल्जाम ठहराना पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की पुरानी हिकमत अमली रही है, जबकि सच्चाई ये है
کہ خود پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI افغانستان میں بدامنی اور قتل و غارت گری کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ چلاتی رہیں اور افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی اور طالبان نظام کی بحالی میں بھی ان دونوں نے فریبی کردار ادا کیا۔ اسی حکمت عملی کے تحت پاکستانی فوج نے اب اپنے قبائلی علاقوں میں TTP کے دہشت گردوں کو پھر سے باز آباد کرانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں تاکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آزادی و علیحدگی کی تحریکیں دبائی جا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان دہشت گردوں کے حملوں سے متاثرہ قبائلی باشندے پاکستان کی ریاستی پالیسی کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمارا چین سکون سب برباد ہوا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے نا داؤ پر لگا ہوا ہے، تو ہم حکومت سے یہ درخواست کرتا ہے اگر آپ امن لانا چاہتے ہیں تو آپ پلیز امن لائیں۔ یہ پرامن لوگ ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں، ہم اور جنازے جو ہے نا یہاں سے نہیں اٹھا سکتے۔ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی جانب سے قبائلی علاقے ہی نہیں بلکہ خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پیشاور تک پر قبضے کی خبریں آ چکی ہیں۔ قبائلی پشتون اور ان کے سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI افغانستان کی طرح خیبر پختونخوا صوبے میں بھی طالبان کے خوف و دہشت کے نظام کو دوبارہ مسلط کرنے پر آمادہ ہے۔ یہی وجہ رہی کہ قبائلی پشتونوں نے پہلے نارتھ وزیرستان میں پیدل لانگ مارچ اور دھرنے تک دیے۔ قبائلی پشتونوں کا الزام ہے کہ پاکستانی فوج اور شہباز شریف کی کٹپٹ کی حکومت اپنے قبائلی علاقوں کو پھر سے TTP کے دہشت گردوں کے حوالے کرنے کی بابت خفیہ ڈیل کر چکی ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں سنگین صورتحال پر سینئر صحافی ذوالفقار باؤچو کی تشویش۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان میں لا قانونیت کے عالم میں عدم برداشت اور تشدد آمیز ذہنیت میں مسلسل ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں حفاظتی ایجنسیوں کے اہلکاروں تک پر سرعام حملے ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان کے اقتصادی راجدھانی کراچی کے ڈیفنس علاقے میں پیش آیا۔ کراچی میں کار میں سوار ایک مشکوک افراد نے موٹر سائیکل پر پیچھا کر رہے شاہین فورس کے اہلکار کو کہا سنی کیے جانے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ بعد میں کراچی پولیس نے پوش علاقے ڈیفنس میں ملزم کے مکان پر چھاپا مار کر خرم نثار کے طور پر اس کی شناخت کی جو سویڈن میں تعلیم حاصل کر کے 5 نومبر کو کراچی لوٹا تھا۔ مقتول پولیس اہلکار عبدالرحمان کی دسمبر میں شادی ہونے والی تھی لیکن اس کی موت کی خبر پر پورا خاندان ماتم اور رنج و غم میں ڈوب گیا۔ پاکستان میں جنرل سید عاصم منیر کو آرمی چیف اور جنرل شاہد شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹافز کمیٹی بنائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 29 نومبر سے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا اعلانیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ لہٰذا جنرل قمر جاوید باجوہ کے 29 نومبر کو آرمی چیف کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد سید عاصم منیر نئے آرمی چیف کی کمان سنبھالیں گے۔ پاکستانی فوج میں سینیورٹی کی بنا پر دونوں اہم عہدوں پر تعیناتی پر امریکی انتظامیہ کی جانب سے مبارکباد دیتے ہوئے جمہوری نظام کو مستحکم کرنے میں بھرپور تعاون دینے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ پاکستان میں موسم سرما میں جیسے جیسے ٹھنڈ کی شدت بڑھ رہی ہے ویسے ویسے رسوئی گیس کی قلت کے بحران کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچ رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں گیس کی سپلائی منقطع ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جانے پر سامنے آئی۔ گیس کی قلت کو لے کر سڑکوں پر سراپا احتجاج۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال سردیاں شروع ہوتے ہی گیس کا بحران شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تاہم پاکستان میں اوگرا یعنی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اور سوئی سدرن گیس اتھارٹی احتیاطی اقدامات کی مسلسل اندیکھی کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گیس کی قلت کی وجہ سے پاکستان میں سردیوں میں LPG سلنڈر اور لکڑیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ جاتی ہیں۔
पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ नैब की एहतसाबी अदालत ने आमदनी से ज्यादा असासे रखने के मुकदमे पर समाअत खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कहा कि नैब कवानीन में आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ मुकदमे पर समाअत और फैसला अब उनके दायरे इख्तियार में नहीं रहा, इसलिए इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस पर समाअत अब यही खत्म की जाती है। काबिल गौर है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई साबिक नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार को लंदन से लाकर चंद महीने पहले ही अपनी वफाकी कैबिनेट में शामिल किया था। पाकिस्तान में बेरोजगारी और अशिया खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों की वजह से मुआशी तंगदस्ती से अजीरन गरीब लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हुकूमती बदउनवानियों के दस्तूर और इंतजामिया के लापरवाह रवैये की वजह से सरकारी गोदामों में भारी मकदार में अनाज यूं ही सड़ रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तानी फौज के मुतवाज़ी निज़ाम वाले बलूचिस्तान सूबे के जाफराबाद जिले में सरकारी गोदाम में गंदुम की 3000 से ज्यादा बोरियां पूरी तरह खराब होने के इंकशाफात से सामने आई। करोड़ों रुपए मालियात की गंदुम की हजारों बोरियां सैलाब के दौरान सरकारी गोदाम में जखीरा की गई थीं, लेकिन इंतजामिया की गफलत या बदनीयती की वजह से इन गंदुम की बोरियों को सैलाब मुतासरा खानदानों को तकसीम नहीं किया गया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का और रूबरू होते हैं कराची प्रेस क्लब के सीनियर जर्नलिस्ट जुल्फिकार बाउचो से। पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों पर पैनी नजर रखते हैं मारूफ सहाफी जुल्फिकार बाउचो। यही वजह रही कि हमारी टीम ने जुल्फिकार बाउचो से पाकिस्तान में बढ़ती मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से गरीब लोगों को दरपेश मुश्किलात पर खुसूसी गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के चुनिंदा हिस्सों पर पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर हुकूमत जरूर तब्दील हो गई है और पाकिस्तान में नए वजीर आजम शहबाज शरीफ की दर्जनों वुज़रा और मुशीरों पर मुश्तमिल हुकूमत 6 महीने से ज्यादा का अरसा गुजार चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में 90% से ज्यादा गरीब आवाम की हालत में कोई तब्दीली नहीं ला सकी, क्योंकि पाकिस्तान में तबकाती निजाम के दस्तूर और कमर तोड़ महंगाई ने गरीबों को रोजी रोटी तक से महरूम कर दिया है। पाकिस्तान में बढ़ती नाइंसाफी, बेरोजगारी और महंगाई के लिए सहाफी बिरादरी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जमहूरियत और आइन की खिलाफ वर्जी के दस्तूर को कसूरवार मानती है। इस मुल्क पूरे में जो सूरत हाल ये है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हैं और रोज़ाने हम सुबह से शाम तक, रात गए तक जब तक जागते हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, मीडिया टॉक्स देख रहे हैं, तो उसमें हमारे वज़रा जो हैं वो बड़ी दीदा दिलेरी से गलत बयानी करते हैं, हक़ाइक़ को मसक करके बात करते हैं, अवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखने की बजाय उन पर नमक पाशी करते हैं और संगदिली का मुजाहरा करते हैं, जिसके सुनने के बाद इंसान उकता जाता है कि ये अवाम को जवाबदेह है या किसी और जगह पर जवाबदेह है, ये अवाम के नुमाइंदे हैं या किसी और के नुमाइंदे हैं, ये मुल्क के फलाह के लिए कायम किए हुए इदारों में बैठे हुए हैं या मुल्क को तहस नहस करने और तबाह करने वाले इदारों के नुमाइंदे हैं, ये हैं कौन, कहाँ से आए हैं। अगर ये अवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते तो हम समझते हैं कि वो इस किस्म की महंगाई नहीं होती, इस किस्म की बेरोजगारी नहीं होती, इस किस्म का क्राइम नहीं होता, इस किस्म की अनजस्टिस पोजीशन नहीं होती कि अदलिया से किसी को इंसाफ ही मुयसर न हो और लोग जो है अपने फैसले खुद करना शुरू कर दें, क्योंकि अदालत में अगर 25 साल केस चलेगा, फैसला नहीं आएगा तो बाप पिटीशन फाइल करता है तो पोता आगे जो है ना वो जो है वो उस पिटीशन में फैसला सुनता है, तो इतना डिले जस्टिस जो है वो खुद इंसाफ की तौहीन है। सूबाई जो इंतज़ाम चलाने वाली और फेडरल इंतज़ाम चलाने वाली जो इदारे हैं वो अब हमें नाकाम नज़र आ रहे हैं, अपने रोल को अवाम दोस्त, मुल्क दोस्त, जमहूरियत दोस्त जो अदा करना है उसमें वो हमें नज़र नहीं आ रहे, जिस वजह से आपने ये सवाल किया कि क्राइम बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रही है। अभी आपने पिछले दिन देखा कि कोरंगी में एक
माँ को गेट पर अपने घर दरवाजे पर डकैत छीन रहे थे तो उसका बेटा घर से निकला, उसको गोली मार के कत्ल कर दिया और पता चला कि वो पुलिस वाला था। तो इसका मतलब है कि ये क्रिमिनल गैंग्स जो हैं वो हमारी पूरी सोसाइटी के हर सेगमेंट में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुलिस में मौजूद हैं, रेंजर्स में मौजूद हैं, आम सिविलियन में मौजूद हैं, पॉलिटिशियंस में मौजूद हैं। ये पूरी सोसाइटी में क्रिमिनल माइंड लोगों की एक्सेस बढ़ गई है। हमने इस्लामाबाद में देखा, दिन दहाड़े हाईवेज पर जो है ना औरतें सफ़र रात को नहीं कर सकती, अगर करती हैं तो फिर उनके साथ जो क्राइम हो रहे हैं, जैसे आपने पिछले दिनों देखा एक औरत के साथ उसके बच्चों के सामने उसे आबरूरेजी की गई, बच्चियों के साथ आबरूरेजी हो रही है। बड़ी ख़राब सूरत हाल है। ये फ़कत इस वजह से है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें जो हैं उनकी आपस की चपकलश ने आवाम को मुल्क में लावार छोड़ दिया है। और मुल्क में जितने भी कार्टेल हैं, शुगर कार्टेल हो, आटा कार्टेल हो, मेडिसिन कार्टेल हो, सीमेंट कार्टेल हो, बदमाश और रजनू के कार्टेल्स हों, वो खुलेआम दनाते फिर रहे हैं। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी